हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को भी, और उन्हीं सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं। तो सार्क में 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। और अभी हाल में ही अफगानिस्तान जो है वो भी सार्क में शामिल हो गया है। यानी कि सार्क में टोटल कितने देश सदस्य हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश सदस्य हैं। अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर में आप लोग लिख सकते हैं कि सार्क में टोटल 8 देश सदस्य हैं और 8 के नाम एक एक करके लिख दीजिएगा। लास्ट में यहाँ पर मालदीव के बाद आप लोग अफगानिस्तान भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीमारू राज्य का क्या अर्थ होता है। अगर किसी राज्य को हम बीमारू राज्य कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो भारत के वैसे राज्य जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जहां पर कि लोगों में शिक्षा की कमी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय है, उसी राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी राज्य को हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि बीमारू राज्य हम किसे कहते हैं? तो वैसे राज्य को हम लोग बीमारू राज्य कहेंगे जहां पर लोगों में क्या होगी? शिक्षा की कमी होगी, उस राज्य में बेरोजगारी दर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति होगी वो दयनीय होगी। तो उसी राज्य को हम क्या कहते हैं? तो बीमारू राज्य कहते हैं। और भारत में कितने बीमारू राज्य हैं उसको भी देख लीजिए। तो इसका उदाहरण है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये भी एक बीमारू राज्य है। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के कुछ जो हिस्से हैं वो सब क्या है? तो बीमारू राज्य के अंदर आते हैं, बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर दिए ऑलरेडी, कई सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है, और आप लोगों को इस 25 रुपये में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। 10 सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार, इसमें से आपका कोई 5 सब्जेक्ट हो सकता है। आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, और पांचों सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मिलेगा, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। समझ गया? पीडीएफ का प्राइस जो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके, हर एक बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, इसीलिए इस पीडीएफ का दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। अब पूछेगा कि इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग 25 रुपये डाल दीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर पर, ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर ही आप लोग का इस 25 रुपये जो पेमेंट किए थे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, और अपना सब्जेक्ट भी बता देना कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, और आप लोग को उस पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। समझ गए? अब पूछेगा कि पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो देख सकते हैं जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना उसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा। जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ लेते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या मिलेगा? तो पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं जैसे आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा? इस तरह से मिलेगा जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर के 18 तक आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वो सभी ऐड कर दिए। समझ गए? और इसी तरह से सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किए कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उस सबको ऐड कर दिए, फिर दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिए, फिर तीसरा चैप्टर का। इसी तरह से पहला चैप्टर से लेकर के 18 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक पीडीएफ में ऐड कर दिए, और दूसरे पीडीएफ में ऐड कर दिए लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। यानी कि सिर्फ 2 पीडीएफ आप लोग पढ़िएगा तो ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर पूरा पीडीएफ आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो 99% क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो यहीं से रहेंगे, इसी पीडीएफ से रहेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि आपका 5 ही सब्जेक्ट होता है, और 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप लोग लिस्ट दे सकते हैं। 10 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, इसी लिस्ट में से आपका कोई भी 5 सब्जेक्ट का, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उसका आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। समझ गए? जिस तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस में बताया कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में रहेगा। जैसे आप लोग का अगर सोशोलॉजी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, जैसे अगर आप लोग हिंदी होगा, हिंदी तो होगा ही आप लोग का, हिंदी में भी इसी तरह से आपको मिलेगा चैप्टर फर्स्ट का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से आप लोग को लास्ट वाला चैप्टर तक में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किए कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर का उसको ऐड कर दिए, फिर दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है उसको ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबको ऐड कर दिए। समझ गए? इसी तरह से हिंदी में मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से मिलेगा।
चाहे आप इंग्लिश का भी तो लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश तो अधिकतर बच्चे का रहता ही है, तो आप लोग हिंदी का ले या इंग्लिश का ले, दोनों तो ले ही लीजिएगा। फिर आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, आपका 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए ना। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा। किसी के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई पीडीएफ को नहीं ले सकता, इसलिए इस पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रख रहे हैं, ताकि आप भी ले सकते हैं। समझ गए ना। और इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग अपने एग्जाम में और अच्छे नंबर ला सकें, तो आप लोग भी ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके नंबर बता दिए, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षेस क्या है। दक्षेस जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। दक्षेस जो है ना, दक्षेस ये क्या है, तो ये 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दक्षेस क्या है, तो दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसका जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था, दक्षेस का जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो भूटान की जो राजधानी थिम्पू है वहाँ पर हुआ था 28-29 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा, दक्षेस का 16वां शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में 28-29 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ था। इस संगठन में कौन से देश जुड़े हुए हैं दक्षेस से, तो भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके सदस्य हैं। याद रखिएगा, दक्षेस के अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है ना सार्क के सदस्य देश कौन से हैं, वैसे पूछा जाएगा दक्षेस के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश जो है वो दक्षेस के देश सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। और इसका 16वां शिखर सम्मेलन जो है दक्षेस का, वो कहाँ पे हुआ था, तो भूटान की राजधानी थिम्पू में 28 अप्रैल और 29 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ था दक्षेस का सम्मेलन। समझ गए। और दक्षेस जो है ये 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। और वो 8 दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख ही लिए। ये सब जो है ये 8 दक्षिण एशियाई देश हैं जो कि दक्षेस में शामिल है। याद रखिएगा दक्षेस क्या है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिमला समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि शिमला समझौता क्या होता है, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो आधुनिक बांग्लादेश जो कि 1971 से पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। जो अभी बांग्लादेश है ना, ये क्या था, तो 1971 से पहले पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। जैसे भारत का एक भाग कौन था, तो पाकिस्तान था। उसी तरह से अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का एक भाग था। पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा कौन था, तो बांग्लादेश भी था। लेकिन अभी बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। 1971 से पहले कौन था, तो पाकिस्तान का हिस्सा कौन था, तो बांग्लादेश था। 1971 में वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाने के कारण लाखों लोगों की संख्या शरणार्थी भारत में आ गए थे। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान में 1971 में युद्ध शुरू हो गया था, उसके कारण क्या हो गए थे, लाखों लोग जो थे वो शरणार्थी बन के यानी कि भारत में आ गए थे बांग्लादेश से। भारत ने मानवीय अधिकार पर उनको शरण दी। भारत ने क्या, मानवता के कारण उन सबको शरण दे दी थी। युद्ध के कारण उन लोग भाग करके आए थे, हमारे पास आए थे, तो हम लोगों ने उनको शरण दे दिया। इसके विरोध स्वरूप, यानी कि इसके विरोध के, यानी कि जो लोग उसके यहाँ से आ गए हमारे यहाँ भाग करके और हम लोग उसको शरण दे दी, इसके विरोध स्वरूप पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने बड़े वेग की जवाई कार्रवाई की और पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया था, इसके जो हम लोग शरणार्थी बनकर जो आए थे बांग्लादेश से, उसको शरण दे दिए थे। इसके कारण से गुस्सा में आकर के पाकिस्तान ने क्या किया था, वो धावा बोल दिया था हमारे हवाई अड्डे पर। कब ये कब धावा बोल दिया था, तो 3 दिसंबर 1971 को हवाई अड्डे पर धावा बोल दिया था पाकिस्तान ने। अब भारतीय सेना ने क्या किया था, पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था। ये जो युद्ध हुआ था इसमें पाकिस्तान को भारतीय सेना ने हरा दिया था। और उसका पूर्वी बंगाल का भाग स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। और उसका जो पूर्वी बंगाल का जो भाग था वो स्वतंत्र हो गया, जो भारत ने हरा दिया उसको, तो क्या हो गया, पूर्वी बंगाल का जो भाग था वो स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, यानी कि नॉर्मल बनाने के लिए, युद्ध जो हो गया था उसके बाद जो ताना तानी था, एकदम माहौल जो था वो गर्म था, इस माहौल को सामान्य बनाने के लिए, यानी कि नॉर्मल बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच एक शिमला समझौता हुआ। वही था शिमला समझौता, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच हुआ 3 जुलाई 1972 को ये शिमला समझौता। समझ गए कि शिमला समझौता क्या था। तो जो आधुनिक बांग्ला, सिंपल सा वे में आप लोग याद रखेगा, जो अभी का बांग्लादेश है ना, उसी को वही अलग हुआ और उसी के अलग के कारण युद्ध हो गया था। युद्ध में कौन जीत गया, तो भारत जीत गया था। और भारत जो जीत गया युद्ध में, इसके कारण पाकिस्तान जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और ज़्यादा गुस्सा में था। वो कुछ भी
वो कुछ भी कर सकता था। इसके कारण क्या हुआ, माहौल को शांत करने के लिए, माहौल को नॉर्मल करने के लिए शिमला समझौता हुआ था दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच, भारत के प्रधानमंत्री के बीच और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच। समझ गए? अपने मन से आप लोग इसका आंसर बना के लिखिएगा। सिर्फ आप लोग को डेट याद रखना है कि जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पर कब धावा बोला था, तो 3 दिसंबर 1971 को। इस तरह से आप लोग सिर्फ डेट याद रखिएगा। उसके अलावा आप लोगों को जितना भी बस समझा दें इसको बस याद रखना है और अपने मन से बना करके लिखना है। समझ गए? और जैसे शिमला समझौता कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इस तरह से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखना है। उसके अलावा आप लोग को कहानी की तरह याद रखना है कि जैसे बांग्लादेश के लोग आ गए थे, तो वहाँ पर से जो लोग आए थे तो भारत ने उनको शरण दी। भारत ने जैसे ही शरण दिया तो पाकिस्तान के जो सेना थे उन्होंने हिंदुस्तान की सेना पर धावा बोल दिया, हवाई अड्डों पर हमारे धावा बोल दिया। इसके विरोध में क्या किया, भारत ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया या फिर हर युद्ध में हरा दिया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और इसी के माहौल को शांत करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कम से कम आपको एक पेज में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग खुद से बना करके लिखिएगा। सिर्फ हम आप लोग को इसका आंसर समझा दिए। समझ गए ना? और इसका पीडीएफ तो आप लोगों को फ्री में ही मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ फ्री लीजिएगा। और हम आपको आंसर तो अच्छे से समझा ही दिए, बस एक बार याद रखने के लिए खुद से पढ़ लीजिएगा और खुद से समझ लीजिएगा। समझ गए? सिंपल वे में आप लोगों को आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था बेलग्रेड में हुआ था। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में और बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम के कार्य क्या क्या है। इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन हम एक बार समझा देंगे, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद आप लोग खुद से बना करके लिखिएगा। नगर निगम जो होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, नगर निगम के काम क्या सब होते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर 5 नंबर में ही पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि नगर निगम का निम्नलिखित काम है, जैसे कि नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना और उसकी देखभाल करना। ये किसका काम है, तो नगर निगम का काम है। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना नगर निगम का काम है। पानी पीने का प्रबंध करना नगर निगम का काम है। गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई एवं निर्माण करना, ये सब काम किसका है, तो नगर निगम का काम है। मनोरंजन गृह का प्रबंध करना नगर निगम का काम है। आग बुझाने का प्रबंध करना, ये भी उनका ही काम है। दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंध करना, ये सभी उनका ही काम है, नगर निगम का। और खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना, ये सभी नगर निगम का ही काम है। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना, ये सभी नगर निगम का ही काम है। जन्म मृत्यु पंजीकरण का संबंध, ये इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये सब काम कितने हैं, किनके हैं, तो नगर निगम का ही काम है। नगर की जनगणना करना और नए बाजारों का निर्माण करवाना, ये सब काम जो है, जितने भी 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सब काम किसके हैं, तो ये सब नगर निगम के ही काम है। जब आप लोग इसका पीडीएफ लीजिएगा तो खुद से एक बार आप लोग देख करके पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम आप लोगों को समझा दिए, यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें समझाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। सब बात आपको ऑलरेडी पता ही है कि नगर निगम के क्या क्या काम होते हैं। जैसे नगर में नालियों होता है, पेशाब खाना होता है, शौचालय होता है, सबको साफ करना, कूड़ा करकट को साफ करना, पीने का पानी का प्रबंध करना, गली पुल जो भी उद्यान है, जैसे कोई बगीचा है, पार्क है, उस सबको देखभाल करना, या फिर मनोरंजन का प्रबंध करना, आग बुझाने का प्रबंध करना, दुग्धशाला की स्थापना करना, जितने भी काम है ये सब किसके हैं, तो नगर निगम के काम है। समझ गए? इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। 5 नंबर में और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो 10 पॉइंट लिख दीजिएगा इस तरह से, और पॉइंट में लिखिएगा। समझ गए? इसका आंसर आप लोग ऐसे पूरा 1 2 3 4 ऐसे लाइन का बना के नहीं लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो आपके प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आपके जो टीचर चेक करेंगे वो आपके 5 में से 5 नंबर देंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आसियान के 10 सदस्य देश का नाम बताइए। आसियान के 10 सदस्य देश कौन कौन है, उनका नाम बताइए। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सब क्या है, तो आसियान के 10 सदस्य देश नाम है। याद रखिएगा, आसियान के 10 देश सदस्य कौन कौन है, उनका नाम बताना है। तो ये आपको समझना नहीं पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद अच्छे से रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब जो है आसियान के 10 सदस्य देश के नाम है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखिए। तो विश्व स्वास्थ्य संघ यानी कि WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी देशों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। WHO जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी वो हम समझ गए, 1948 में हुई
युद्ध, इसको जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष व्यवस्था या फिर संस्था है WHO जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है, इतना हम समझ गए। 1948 में इसकी स्थापना हुई, ये भी समझ गए। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? WHO का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश में, सभी देशों में या फिर पूरे वर्ल्ड भर में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। याद रखिएगा, WHO जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग जो है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। यही किसका उद्देश्य है? तो WHO का उद्देश्य है। इसका जो मुख्य कार्यालय है, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य इसका मेन काम होता है, मेन जो कार्यालय है, मेन ऑफिस जो इसका है WHO का, वो कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्य कार्यालय है या कार्यालय है, याद रखिएगा। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध होता है जब दो देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं, तो इसे ही हम शीत युद्ध कहा जाता है। जैसे क्या होता है, शीत युद्ध में किसी भी हथियार का यूज किया ही नहीं जाता। जैसे नाम से हमें पता चला कि शीत युद्ध, हमें ऐसा लग रहा है युद्ध से कैसे बम होगा, गोला होगा या फिर हथियार होंगे, बंदूक होंगे, राइफल होंगे, उससे युद्ध होता हुआ। लेकिन शीत युद्ध करने से अर्थ होता है कि कोई ऐसा युद्ध होता ही नहीं है, बस ऐसे दो देश के बीच जो आपसी तनाव बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहते हैं। जैसे आपसी तनाव रहता है, हमें उससे मन में कुछ है, उसके मन में भी कुछ है, लेकिन हमें आपस में लड़ाई नहीं करें, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। समझ गए ना? शीत युद्ध में कोई लड़ाई नहीं होता है, बस आपसी तनाव हो जाता है दो देशों के बीच, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। याद रखिएगा, शीत युद्ध जो होता है हथियार विहीन युद्ध होता है, यानी कि बिना हथियार के युद्ध होता है शीत युद्ध। जब दो देशों के बीच आपसी वैचारिक मतभेद हो जाता है, कुछ उत्पन्न कर लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जिस राजनीतिक दल में केवल एक जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो, उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। कोई भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल देखे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा दल रहते हैं, तो उसको हम राजनीतिक एक दलीय व्यवस्था नहीं कहते। लेकिन ऐसा कोई दल होता है जिसमें कि एक ही राजनीतिक दल होता है, अकेले वो अपनी पार्टी बनाता है, उसे हम कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। याद रखिएगा, जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो, उसे ही हम एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है या फिर कहते हैं। समझ गए? तो ये 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल ही जाएगा। समझ गए? और पीडीएफ के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिए कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। पीडीएफ आप लोग सभी सब्जेक्ट जो है, इस 10 सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग 5 होगा ही, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ जरूर से जरूर ले लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। प्राइस 25 रुपये, इसलिए 25 रुपये रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा और ले सकेगा और अपने आप बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में और अच्छे नंबर ला सकेगा। समझ गए ना? और इस नंबर पर बता दिए नंबर ये 7903820891, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।